एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। देश प्रदेश में सबसे पहले बात यूपी की बात करते हैं, जहां योगी सरकार ने जनता से गुंडा राज खत्म करने की बात की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि अपराधियों को यहां पुलिस प्रशासन या सरकार का कोई खौफ नहीं। आए दिन महिलाओं के खिलाफ भयानक अपराध की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का। 14 साल की 8वीं क्लास की एक बच्ची अस्पताल से दवा लेकर लौट रही थी। गांव के ही 3 युवकों ने सरेराह खेत में खींच उसके साथ छेड़खानी की और वीडियो भी बनाया। बाद में जब वीडियो वायरल होने लगा तो परेशान नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने 3 मंचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक छात्रा के पिता का कहना है आरोपी उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं। पुलिस को ये कहीं से सूचना मिली कि कुछ ऐसी छेड़खानी वगैरह की गई थी, जिसके फलस्वरूप लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग घर गए उसके, फिर घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि साहब लड़की हमारी खत्म हो गई थी, अब हम क्या करें। तो हमने एफआईआर कराई तो एफआईआर समुचित धाराओं में हो गई है, दबिश दी जा रही है जो भी लोग हैं। तो परिवार का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। नहीं, उन्होंने तहरीर में कुछ ऐसा नहीं लिखा है। जो मुकदमा कायम कराया उन्होंने छेड़खानी की बात की है। सर, कोई गैंगरेप का वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसकी समुचित कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। अलीगढ़ के देहली गेट क्षेत्र में देर रात 2 पक्षों के विवाद के बाद चाकूबाजी और पथराव के मामले सामने आए। कई थानों की फोर्स लेकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। इसके बाद इगलास के भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी भी घायलों को देखने पहुंच गए। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। यूपी के हरदोई में मंगलवार को ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। जिले के एक आश्रम में रह रहे वृद्ध साधु, उनकी शिष्य और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। तीनों के शव मकान के बाहर चारपाई पर पड़े मिले। तीनों की हत्या ईंट से सिर पर वार करके की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्याकांड के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं जो राज्य के गठन के बाद से ही विकास की राह देख रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। राज्य के गठन के 20 साल बाद भी जशपुर जिले के जबला गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं हो पाई। मजबूरन उनके परिजन महिला को खाट पर लेकर 5 किलोमीटर तक चले, फिर एम्बुलेंस नहीं मिली। बाद में निजी गाड़ी से महिला को अस्पताल पहुंचाया। जाहिर है स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी को लेकर प्रशासन के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कई जगहों से खबरें आई हैं कि अनलॉक होने के बाद से चोरी और लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जालंधर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में ट्यूशन पढ़ने जा रही 15 साल की लड़की से 2 बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को दबोच लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। आरोपी ने कुसुम का हमला कर उसका हाथ बुरी तरह जख्मी कर दिया। बावजूद इसके उसने आरोपी को नहीं छोड़ा। उसकी चीख सुनकर आसपास के रहने वाले लोग आ गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की की बहादुरी की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल कुसुम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओडिशा के पुरी जिले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 6 नए आधुनिक पावर बोट लगाए गए। बादलपुर, नुहासाही और हल्दीपाड़ा जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 62 लोग बचाए जा चुके हैं। इन बोट्स के जरिए राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। ओडिशा के अग्निशामक दल ने गंजम में मझधार में फंसे बंदर को बचाया। दरअसल बंदर जलाशय के बीच में फंस गया था। वो घायल भी था। काफी मशक्कत के बाद उसे वहां से सुरक्षित निकाला गया। आराम से अरे यार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लकड़ी से बने एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। शुक्र है इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। 3 परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेघर हो गए।
प्रशासन ने पीड़ितों को 30,000 रुपए और राशन देने का फैसला किया है। इनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। नहीं कोई कारण पता नहीं है अनलॉक 4 के बाद से नैनीताल में फिर से पर्यटकों की रौनक शुरू हुई है। झील में बोटिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना से बचने के लिए तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं। लाइफ जैकेट को एक बार फिर सैनिटाइज किया जाता है हर बार इस्तेमाल के बाद। टिकट काउंटर पर भी स्क्रीनिंग की जाती है। टिकट दिए जाने से पहले इस बात का एहतियात रखा जाता है कि किसी को फीवर तो नहीं है। लॉकडाउन के बाद से नाव मालिक और कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। राज्य में प्रतिदिन 2000 सैलानियों के आने की इजाजत थी, अब इस सीमा को खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के बड़े बड़े दावे किए। ये खबर सुर्खियां बनी। जो नहीं बनी वो ये थी कि इस खाने से पोषण मिलेगा या नहीं, या फिर सिर्फ पेट भरेगा। एक और बात जो सुर्खियों में नहीं आई कि इसकी गुणवत्ता क्या है। दूसरे सवाल का जवाब कम से कम मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने ही दे दिया है। 2 आदिवासी बहुल जिलों मंडला और बालाघाट में चावल को जांचा गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया इंसान तो छोड़िए, इसे भेड़ बकरियों को भी नहीं खिला सकते। देखिए अनुराग द्वारे की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा ये चावल भेड़ बकरियों के खाने लायक भी नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार का मानना है। तस्दीक लोगों से भी कर लेते हैं। आदिवासी बहुल बालाघाट के मोतीनगर में बसंत हाथ ठेला चलाकर 6 लोगों का पेट पालते हैं। लॉकडाउन में मुफ्त में सरकारी राशन तो मिला, लेकिन है कैसा, सुनिए। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। 8 किलो चावल 12 किलो गेहूँ। खराब रहता है वो। खराब रहता है तो फिर खरीद के खाते हो? खरीद के खाते हैं खंडा। मोतीनगर की झुग्गी में चाहे संगीता वंशकार का दरवाजा खटखटा लें, चाहे किसी और का, सरकारी राशन को लेकर सबकी यही राय है। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा, इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। मटियार बहुत है, साफ नहीं है, खा नहीं पा रहा है, घुन लग रहा है। ऐसा अच्छे से पहुँचाओ अनाज तो खा सकेंगे गरीब लोग। प्रदेश सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दे रहे हैं, BPL कार्ड वालों को दे रहे हैं, वो इतना घटिया किस्म का है कि उसमें घुन लगा हुआ है और कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। तो प्रदेश सरकार या इंडिया सरकार ने गरीबों को मजाक बना लिया है। लोग धोखे छाल के भी खा रहे हैं तो रोटी का स्वाद और चावल का बेकार लग रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। तो ये अधिक विडम्बना है कि सरकार अगर फ्री में दे रही चावल तो इतना तो दे कि कम से कम वो गरीब लोग खा सके। इन लोगों की शिकायत को केंद्र सरकार की भी उपभोक्ता मामलों, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग ने सही माना है। शिवराज सरकार को रिपोर्ट भेजी है और कई बातें पूछी हैं। इस साल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र किए गए, 31 डिपो से और 1 राशन की दुकान से। CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गया सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब थे बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में हैं, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन के लिए उपयुक्त हैं। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। और केंद्र सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोदामों के रिकॉर्ड के मुताबिक जहां से सैंपल लिए गए वो मई-जुलाई 2020 में खरीदे गए थे। रिपोर्ट कहती है चावल न सिर्फ पुराने और घटिया हैं बल्कि जिन बोरियों में इन्हें रखा गया वो भी कम से कम 2 से 3 साल पुराने हैं। खरीदी से लेकर पूरे वितरण में गंभीर खामियां हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले राइस मिलर्स को भी तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी हमारा निवेदन है कि जो पहले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का पहले से प्रावधान है, आप उसका इम्प्लीमेंट्स करने के बजाय ये नाटक नौटंकी बंद करिए भाई।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। राज्य में 25,490 राशन दुकानों के माध्यम से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख यानी लगभग 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा था कि राज्य में 36 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें गरीब होने के बावजूद सरकारी राशन नहीं मिल पाता। वहीं 96 लाख ऐसे गरीब हैं जिनके नाम राशन कार्ड में जुड़े हैं मगर वो अलग अलग कारण से सरकारी राशन पाने के लिए पात्र नहीं हैं यानी फर्जी हैं। और अब जो राशन मिल रहा है केंद्र सरकार खुद कह रही है वो घटिया क्वालिटी का है, इतना घटिया जिसे भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है, इंसानों को नहीं। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जो भी चावल डिपो में मौजूद हैं उसके वर्गीकरण और जांच से पहले उसे बांटा ना जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को पेश की जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, बालाघाट से रुपेश और जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मेरठ के हापुड़ चौराहे पर सोमवार देर रात एक घोड़ा खुले गटर में गिर गया। रात भर बेजुबान गटर में ही फंसा रहा। दिन में नजदीक से गुजर रहे लोगों की जब नजर पड़ी तो बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद काफी मेहनत से क्रेन की मदद से घोड़े को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। गोरखपुर में वन विभाग ने मंगलवार को 2 दुकानों पर छापेमारी कर कछुओं को बरामद किया। 30 से ज्यादा संख्या में ये कछुए संरक्षित प्रजाति के हैं। कुछ इंडियन टेंट टर्टल हैं और कुछ इंडियन रूफ टर्टल, जिन्हें बरामद किया गया है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनके तार कोलकाता और पटना से जुड़े हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकर भारी भरकम बिजली बिलों से परेशान होकर हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि बिजली के बिल फ्लैट कर दिए जाएं। बुनकरों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये लोग खुद ही बिजली कनेक्शन काट देंगे। दरअसल यूपी की तत्कालीन सरकार ने 2006 से बुनकरों को पावरलूम सेक्टर में फ्लैट रेट पर बिजली देना शुरू किया था। अब सरकार ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट की व्यवस्था खत्म कर दी है। कारोबार का है बुरा हाल, फ्लैट रेट व्यवस्था करो बहाल। बजरडीहा इलाके में ये बुनकर पावरलूम पर बिजली के नए स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में हड़ताल पर हैं। प्रदेश के बुनकर की एक ये मांग, फ्लैट रेट व्यवस्था करो बहाल। पावरलूम बंद है और लोग सड़कों पर सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। तत्कालीन सरकार ने 2006 से एक व्यवस्था बनाई कि 72 रुपया फिक्स कर बुनकरों को एक तोहफा के रूप में दिया, जिससे बुनकरों की हालत में कुछ सुधार हुआ। जब से योगी सरकार आई है, फ्लैट रेट व्यवस्था खत्म कर मीटर रीडिंग के माध्यम से करना चाह रही है। 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश लेवल पर अपने लूम के पहिए बंद कर दिए हैं। हम लोगों के कल कारखाने पूरे बंद हो गए हैं। मुर्री बंद का पूरा प्रदेश लेवल पर ऐलान है उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की तरफ से। आज से शुरू हुआ यह विरोध अनिश्चितकालीन है। पहले 15 दिन तक पावरलूम ठप करने की योजना है और उसके बाद भी सरकार इनकी बात नहीं सुनती तो ये लोग अपने बिजली के कनेक्शन पूरी तरह से कटवा लेंगे। हम लोग तो अभी विरोध कर रहे हैं, 15 दिन तक इंतज़ार देखेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को मान लेती है तो हम लोग अपना काम बहाल करेंगे, और नहीं मानती है तो विरोध स्वरूप हम बिजली विभाग में अपने मीटरों को हम लोग सिलेंडर करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह देंगे। बनारस के हैंडलूम उद्योग पर जब सूरत के पावरलूम की मार पड़ी तब उससे मुकाबला करने के लिए बनारस में भी पावरलूम लगने लगे। 1994-95 में बनारस में तकरीबन 75,000 से ज़्यादा हथकरघे थे, जबकि पावरलूम सिर्फ 1750 थे। लेकिन आज हथकरघे 50,000 से भी कम रह गए हैं, जबकि पावरलूम 3 से 4 लाख हो गए हैं। इन पर बिजली की ज़्यादा मार होती है। तब 2006 की तत्कालीन सरकार ने 72 रुपये प्रति पावरलूम बिजली का बिल फिक्स कर दिया। तब से वही व्यवस्था लागू थी, लेकिन योगी सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिया है, जिससे इनका बिल
1500 से 1600 आएगा। यही हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी बिल आती थी वही हमारी बिल आए, क्योंकि सरकार ने दलित का मदद करते हैं, विधवों का मदद करते हैं और यतीमों का मदद करते हैं। तो हमारी वही जो बिल आ रही है, अगर वही हमारी मदद कर दें तो उनका हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक्स बोलेंगे कि जितनी हमारी बिल आती थी 2006 में जो हमारे सरकार ने पास की थी उस वक्त की सरकार ने, और उतनी ही बिल अगर हम लोगों की आए तो थोड़ी सी हम लोगों को सांस लेने की मोहलत मिलेगी, थोड़ी ताकत मिलेगी। वैसे बिजली के फिक्स्ड चार्ज को लेकर बुनकरों पर भी आरोप लगते रहे हैं कि इसकी आड़ में वे घरों में एसी चलाते हैं और दूसरे कामों में इसका उपयोग चोरी से करते हैं। ये सरासर गलत है। जब 2 साल पहले हम लोग अपर प्रमुख सचिव रमा रमन जी से मिलने के लिए प्रदेश का बुनकर गया था, तो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहा कि बुनकरों के नाम पर दूसरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बदनाम बुनकरों को किया जा रहा है। प्रदेश के कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर बुनकर कम है मगर कार्ड उससे दुगना तिगुना है। ये बात कई लोगों ने अधिकारियों के रूप में स्वीकार भी किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बुनकरों को बदनाम करने की एक साजिश है। बनारसी साड़ी उद्योग से सीधे तौर पर 2 लाख परिवार जुड़े हैं। फिलहाल बनारसी साड़ी उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब लॉकडाउन ने बुनकरों को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। ऐसे में कई बुनकर जो साड़ी के धंधे से हटकर सब्जी की दुकान, चाय या फिर दूसरे रोजगार से जुड़ गए हैं। जो बचे थे अब उन्हें बिजली का झटका जोर का लगा है। बुनकरों के उलझे ताने बाने की कई कहानी आपने सुनी होगी। इस ताने बाने को सुलझाने के लिए सरकार ने कई बार मदद की, ये भी आपने जाना होगा। लेकिन इन दिनों बुनकरों को जोर का झटका बिजली का लगा है। लिहाजा उन्होंने सरकार तक अपनी कान पहुंचाने के लिए इस बार अपने लूम का पहिया जाम किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ कब तक पहुंचती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।